उत्तराखंड में पेश किया गया 1.11 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट। धामी सरकार के ऐलान, उत्तराखंड बना रेवेन्यू सरप्लस राज्य। गैरसैंण में सौरभ बहुगुणा ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष से की बड़ी अपील। बोले, सदन की गरिमा बनाए रखे विपक्ष। रुद्रपुर में 9वां सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन। 9वें सामूहिक विवाह समारोह में गूंजे वैदिक मंत्र। पूर्व विधायक टुकराल ने नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद। देहरादून में महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। सड़क पर चूल्हा जलाकर जताया विरोध। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का हमला। गैरसैंण के दिवाली खाल में यूकेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। विधानसभा मार्च को लेकर बैरियर तोड़े पुलिस ने। पानी की बौछार से प्रदर्शनकारियों को हटाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण से आज की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गौरवशाली खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पंख देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। 1,11,703 करोड़ से ज्यादा का यह बजट पिछले साल की तुलना में 10% से भी अधिक की वृद्धि दर्शाता है। मुख्यमंत्री धामी ने इसे जन जन का बजट करार दिया है। बजट की सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड आज राजस्व अधिक यानी कि रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य बना हुआ है, जो प्रदेश की मजबूत आर्थिक स्थिति का प्रमाण है। राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए सरकार ने कर्ज और घाटे को भी नियंत्रण में रखा है। पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने में उत्तराखंड अपनी पूरी ताकत के साथ योगदान देने के लिए तैयार है। धामी सरकार ने बजट में वित्तीय पारदर्शिता और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। उत्तराखंड अब न केवल ऋण प्रबंधन में सफल हो रहा है, बल्कि भविष्य की बड़ी परियोजनाओं के लिए एक स्थिर वित्तीय आधार भी तैयार हो चुका है। तो उत्तराखंड का ये बजट पेश किया गया। लगभग 1,11,000 करोड़ का ये बजट था, जो कि पिछले बजट से लगभग 10% ज्यादा है। ज्ञान थीम पर यह बजट पेश किया गया है। उत्तराखंड का ये महाबजट है। साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तराखंड वो राज्य बना हुआ है जिसका बजट सरप्लस में चल रहा है, डेफिसिट में नहीं। यानी कि ये राज्य का जो बजट है ये कर्जे का बजट नहीं है, इसमें आय व्यय का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड एक विकसित राज्य बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, सशक्त उत्तराखंड का एक बड़ा परिचय इस बजट में दिया गया। तो उत्तराखंड का महाबजट पेश किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गैरसैंण में सदन में ये बजट पेश किया गया। लगभग 1,11,703 करोड़ का ये ऐतिहासिक बजट था, जिसमें तमाम बड़ी योजनाएं, कहां पर ये पैसा खर्च होगा, किन किन योजनाओं पर होगा, वो सारी जानकारी दी गई। जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पशिक्षक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड
समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। पहली बार स्पिरिचुअल इकोनॉमी जोन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीईपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभरकर सामने आया। लॉजिस्टिक यूज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को टॉप अचीवर श्रेणी में मान्यता मिली। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूंगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ पुष्कर सिंह नेगी जुड़ चुके हैं। पुष्कर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बजट इस बार पेश किया गया है, इसकी ज्ञान थीम इसे दिया गया है, क्या कुछ खास इस बार का ये बजट था, इसमें क्या कुछ अलग रहा है पिछले बजट के मुताबिक? बिल्कुल, ठीक, आप जैसे ही जो आपने कहा कि बजट उत्तराखंड को किस तरह का बजट मिला है। बजट को जो है 3 बजे का जो समय था, 3 बजे जो है उत्तराखंड का जो 26 और 27 का जो बजट है वो 1,11,703 करोड़ के करीब इसको सदन में लाया गया। उसके बाद जो है पिछले साल की अगर मैं तुलना करूं तो पिछले साल 10% बजट, यानी कि पिछले साल जो बजट था उसका 10% बजट इस समय अधिक है, क्योंकि इस समय जो उत्तराखंड में बहुत सारे बड़े बड़े फेस्टिवल होने हैं, बड़े बड़े, चाहे आपका कुंभ लगा लो या आपका नंदा घाट लगा लो, और चुनावी साल है, बजट तो लुभावना जरूर होगा। लेकिन अगर मैं राजस्व को लेकर अगर बात करूं तो राजस्व में जिस तरह से इस बार इस बजट का रखा गया है, यानी कि जो हमारे तहसील हैं, ब्लॉक है, इनका विकास कैसे किया जाएगा, इसमें 64,000 करोड़ के समथिंग जो है बजट दिया गया है। और पूंजीगत लोगों की अगर बात करूं तो पूंजीगत जैसे आपके इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या विकास के तौर पर जो है उत्तराखंड की जो आर्थिकी को बढ़ाते हैं, इसमें जो है 46,000 करोड़ के ऊपर है। और परिवहन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 18,000 करोड़ के का बजट में इसमें दिया गया है। अगर राजस्व संपत्ति की कुल प्राप्ति की अगर बात करूं कि समय जो है उत्तराखंड की क्या स्थिति है पूरे उसमें, तो उसमें जो है 1,10,000 करोड़ के ऊपर का बजट जो इसमें दिया गया, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो बजट हमारा संतुलित बजट हम इसको कह सकते हैं कि सरकार ने जो है इस समय जो है एक संतुलित बजट पेश किया है उत्तराखंड को, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल में जिस तरह से आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए, नई सोच के लिए, तीव्रता के लिए, या जो हमारे गांव का विकास होना है, गांव का विकास और शहर के विकास में लोक साहित्य और आर्थिकी जो उत्तराखंड की आर्थिक है इसको भी इसमें लिया गया है। हालांकि विकास के लिए अगर आयुष्मान का जो खर्चा है, आयुष्मान का उत्तराखंड का जो 600 करोड़ से अधिक का इस समय जो बजट जो है इसका रखा गया है। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगी, प्रधानमंत्री पेंशन पोषण योजना होगी, जो हमारी सड़कें हैं, मेन जो सड़कें जो उत्तराखंड के जो 13 के पहाड़ी जो जिले हैं, जो 13 के 13 जिले हैं, इनमें जो है सबसे अधिक इस समय जो है 400 करोड़ से अधिक जो है। पुष्कर जी, ये वाला जो इस बार बजट पेश किया गया है, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड वो राज्य है जो कि सरप्लस में जा रहा है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं तमाम राज्य जो होते हैं जब अपना बजट पेश करते हैं
बेशक बजट वो कितना भी हाई फाई रख लें, लेकिन कई बार देखा जाता है वो सरप्लस की जगह डेफिसिट में रहते हैं या फिर घाटे का वो बजट हो जाता है, अंत में आकर आय व्यय का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस बार जो इसे सरप्लस का ये बजट कहा जा रहा है, तो कितना फायदा इससे उत्तराखंड को आने वाले समय में हो सकता है, या फिर ये माने कि जब अगला बजट आएगा उसको इस वाले बजट से बहुत हिम्मत मिलेगी? पुष्कर। बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, जैसे कि आपने कहा कि शहरी विकास के लिए हो गया आपका बजट हो गया, या गांव के विकास के लिए हो गया, शिक्षा विकास के लिए हो गया, पेयजल के लिए हो गया, ग्रामीण विकास के लिए हो गया, क्योंकि इस बार जो है पूरा ओपन जो है, आपने पिछले दिन देखा होगा कि जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उत्तराखंड का जो लचीला बजट इसमें रखा गया है, धरातल पे कितना उतरेगा ये आप सही कह रहे हैं कि किस तरह की जो योजनाएं हैं धरातल पे कितना काम जो है विभाग करेगा, चाहे वो PWD हो, PMGSY हो, सिंचाई विभाग हो, आपका जो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, परिवहन विभाग हो, तमाम सारे जो भी विभाग जो काम करते हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेगा ऋतिक। लेकिन इस समय का जो बजट है वो कुंभ की अगर मैं बात करूं, मेन जो है कुंभ जो 2027 में आना है, इसको लेकर का इसमें भी बजट का प्रावधान जो है रखा गया है, क्योंकि कुंभ के जो है काम होना शुरू हो गया है, तो इसमें जो है 1000 करोड़ से ऊपर का जो है बजट है रखा गया है। हालांकि धरातल तक कितना दिखेगा, क्योंकि ये बजट इस टाइम आ रहा है कि जब चुनावी साल है, चुनाव में पर्यटन और तीर्थ की हम बात करें तो उसके लिए कहीं ना कहीं खास फोकस रहता भी है बजट में। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए पुष्कर। तो बढ़ेंगे अब खबरों में आगे। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे पर मोतीचूर के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कई वाहन आपस में टकरा गए हैं। जानकारी के मुताबिक सड़क पर चल रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण अचानक वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। इस दौरान पीछे से आ रही रोडवेज बस, 2 कारें और एक ट्राला एक के बाद एक आपस में टकराने लगे। टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान बीच में फंसी एक वैगनार कार में आग लग गई। कार में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही हरिद्वार और देहरादून पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जिसके बाद पुलिस ने वाहनों को हटवाकर खुलवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 9:30 पौने 10 बजे करीब में मोतीचूर फ्लाईओवर के ऊपर जो ऋषिकेश से हरिद्वार को आने वाले वाहन थे, उसी में एक ट्रैक्टर ट्राली आगे से जा रही थी, उसके पीछे एक बस वाले आ रहे थे और ट्रैक्टर ट्राली में बस से हिट हुआ, जिससे कि चूंकि ये 4 लेन है और ट्रैक्टर ट्राली टर्न कर गई और उसमें प्रॉपर जो सेफ्टी फीचर होने चाहिए थे नहीं थे, जैसे रिफ्लेक्टर इंडिकेटर, तो जो पीछे से वाहन थे वो उसकी चपेट में आ गए। लिहाजा पीछे जो बस थी उसकी वैगनार थी, वैगनार के पीछे एक कैंटर था, उसके पीछे एक एक्सयूवी थी और संभवतया ये प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि वैगनार में CNG सिलेंडर होने के कारण उसमें आग लगी और उसी से अन्य वाहनों में आग लगी है। दुर्घटना में कुछ लोगों को चोटें आई और एक महिला जो भी ट्रैक्टर ट्राली में बैठे थे और संभवतः वो लोग कहीं यात्रा से आ रहे थे, तो उनकी एक उत्तराखंड के सितारगंज से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बंगाली कल्याण समिति के क्षेत्रीय इलाकों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की, क्योंकि तमाम खबरों की हम बात करें, सितारगंज में बंगाली कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष और कथावाचक रामचंद्र राय पर 6 जनवरी की शाम जानलेवा हमला हुआ। लेकिन इस हमले के 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी वजह से बंगाली समाज के लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर शक्ति फार्म चौकी पर पहुंचकर पुलिस का घेराव किया है और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। समाज के लोग चाहते हैं कि पूरे मामले का जल्द खुलासा हो और जिम्मेदारों को सजा मिले। घेराव के दौरान समाज सेवी सुब्रत विश्वास और ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम आचार्य भी मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि समाज में शांति कायम रहे। क्षेत्र में इस प्रकरण को लेकर व्यापक जन आक्रोश है और लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। प्रदेश में भय का वातावरण है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन का नारा देने का काम किया, निश्चित रूप से उसके जो
हमले हो रहे हैं, इनका जो जीता जागता उदाहरण है कि उनका जो नारा बेबुनियाद है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में लूट खसोट का माहौल है, भय का वातावरण है, और सबसे ज्यादा है तो सीतागढ़ विधानसभा में है। आज हमारे 6/1/2026 को जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कल्याण समिति के श्री रामचंद्र राय, जो कथावाचक भी है, विगत कई वर्षों से उनके ऊपर लगातार हमले होते जा रहे हैं और हमले के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। प्रशासन से हम कहेंगे कि उनको एक तो सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए, पुलिस की तरफ से प्रशासन की तरफ सुरक्षा दिया जाए। और दूसरी चीज कि ये जो घटना घटी है, इस घटना की जांच करें। 2 महीने हो गए इस घटना में, पता नहीं लगा। अभी देखिए कुछ दिनों पहले एक घटना रुद्रपुर में भी घटी थी और जांच के बाद कुछ और ही पता लगा। लगातार ये जो घटनाएं घट रही है यहाँ पर शक्ति फार्म के अंदर, एक माहौल, भय का माहौल बना पड़ा है। एक ऐसे कथावाचक जो समाज के अंदर एक अच्छा नाम है जिनका, उन पे हमला हो रहा है। तो सोचिए जब ऐसे लोगों पे हमला हो सकता है तो आम जनता कहां सुरक्षित है यहाँ पर शक्तिवान। खबर गैरसैंण से, जहां पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष से बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की गरिमा बनाए रखें और कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दें। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि राज्यपाल के बजट अभिभाषण के दौरान विपक्ष को सरकार के विजन को ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने हमेशा बजट में विकास के लिए 15 से 20% की बढ़ोतरी की है। इस बार भी बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इसमें सभी वर्गों का ख्याल भी रखा गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे गवर्नर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ गैरसैंण में। और आज उनका अभिभाषण होगा, वो सरकार के पूरा विजन ले आउट करेंगे। और विपक्ष के सारे मित्रों से निवेदन है, पिछली बार जिस तरीके से ऑनरेबल गवर्नर का प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया था और उनके अभिभाषण के बीच में विपक्ष के माध्यम से बहुत ज्यादा अवरुद्ध किया गया, उसको तो इस बार ना किया जाए। और जहां तक बजट का बात है, बजट देखिए उत्तराखंड सरकार का पिछले 4 साल में जब भी बजट पेश किया गया है, उत्तराखंड की जन भावनाओं को सम्मानित करने का बजट रहा है, उत्तराखंड की मातृशक्ति को, युवाओं को सशक्त करने का बजट रहा है, किसानों की आय बढ़ाने का बजट रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार का जो बजट होगा वो भी जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए उत्तराखंड को आगे। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां पर लघु उद्योग व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप द्वारा सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 18 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरों में बंद कर अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत करते हुए नजर आए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजकुमार शुक्राल भी मौजूद रहे। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसे सामूहिक विवाह आयोजन समाज में आपसी सहयोग और सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। उन्होंने आयोजन समिति की भी सराहना की है और कहा कि ये आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होता है। फुटबॉल मैदान में आयोजित समारोह में सभी नव दंपतियों को गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक घरेलू सामान और उपहार भेंट किए गए। पूरे कार्यक्रम में उत्सव जैसा माहौल बना रहा और लोगों ने नव विवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं भी दी। आयोजन समिति ने बताया कि यह समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। क्षेत्र ट्रांजिट कैंप, उसमें 40 में से 9 वार्ड ट्रांजिट कैंप के क्षेत्र में आते हैं। उस ट्रांजिट कैंप में हर साल परंपरागत तरीके से पिछले 9 साल से कंटिन्यू लगातार अनवरत 9 साल से वहां पर गरीब निर्धन कन्याओं की शादी हो रही है। पिछली बार लास्ट ईयर 41 बेटियों की शादी हुई थी, आज 19 बेटियों की शादी हुई, 19 ऐसी बेटियां जिनके माता पिता संसाधनों के अभाव में अपनी पुत्री का विवाह करने में असमर्थ हैं। तो इस अवस्था में लघु उद्योग व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप, जिसके माननीय अध्यक्ष संजीव गुप्ता जी हैं और महामंत्री विकास बंसल जी हैं, इनकी पूरी टीम के द्वारा यह सुंदर आयोजन होता है। हम लोग भी उसमें सहयोग करते हैं। जाके पैर ना पड़े विवाही, वो क्या जाने पीर पर आई। निर्धन कन्या की शादी करना दुनिया का सबसे बड़ा कन्यादान है। ये दुनिया का सबसे परोपकारी और महान कार्य है कि निर्धन बेटियों की शादी करके उनको नए जीवन में प्रवेश करने का मौका देना। आज 19 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। अग्नि को साक्षी मानकर सभी ने फेरे लिए हैं। हम उनके नव वैवाहिक जीवन की उन्नति, हर्षोल्लास उसकी कामना करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर महिला कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने
नेतृत्व में महिलाएं सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटी और सब्जी बनाई है। उन्होंने कहा है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोगों खासकर महिलाओं का घर का बजट बिगड़ रहा है। ज्योति रौतेला ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 65 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के 150 रुपए बढ़ चुके हैं। आम लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने इस प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और जिस तरीके से पिछले 12 साल से जो रसोई के जो खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ता जा रहा है, एलपीजी का जो सिलेंडर है वो उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ ही प्रदर्शन है। बहुत बड़ी बातें करके भाजपा की सरकार आई, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार उनकी सरकार, उन्होंने 2014 में नारा दिया था, लेकिन 2014 से लेके और 2026 हो गया, उनकी सरकार केंद्र में है, 9 साल से प्रदेश में है, लेकिन महिलाएं आज उनकी सरकार के खामियाजा भुगत रही हैं। देखिए, ऐसा आईना तोड़ने से शक्ल और विद्वानों की उपेक्षा करने से अक्ल कभी नहीं बदलती है, जो कि कांग्रेस की कभी भी अक्ल नहीं बदलेगी। इनको अपना पुराना इतिहास देखना चाहिए, जिसमें गांधी परिवार के ही एक महान बुद्धिवान व्यक्ति ने ये कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे आते आते राज्य में 10 पैसा या 15 पैसा पहुंचता है। और महंगाई को लेकर शरद पवार को भी अपना बयान याद होना चाहिए कि जब उस जमाने में महंगाई की इतनी बढ़त थी, तो शरद पवार जी का ये शब्द था कि क्या हम अपने घर से तुम लोगों का खर्चा उठा लें। इस तरीके के शब्दों वाली पार्टी आज हमें ये बात कह रही है, क्या हमने लंबी लंबी लाइनें कतारों की नहीं देखी है सिलेंडर की यूज के लिए? आज घर घर सिलेंडर दिया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी द्वारा मुफ्त में गैस सिलेंडर तक गरीबों को बांटा जा रहा है। तो ये सब चीजों को जरा देखना चाहिए। मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से जिस प्रकार से सभी आजीविकाओं का साधन प्रोवाइड किया जा रहा है उत्तराखंड में, उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। ये सभी चीजों का जरा तालमेल बिठाकर बातें करें तो अच्छा लगता है। इस तरीके की हरकतें करते हुए ये शोभा नहीं देते हैं। गैरसैंण की दिवाली खाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। आपको बता दें, रोक का हंगामा किया और सड़क पर लगे हुए 5 बैरियर भी तोड़ दिए। वो विधानसभा तक मार्च करने की अपनी मांग पर अड़े हुए थे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्यकर्ताओं को पानी की बौछार से हटाया है। कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरियर तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने धैर्य और संयम बनाए रखा और किसी बड़े नुकसान को रोकते हुए स्थिति पर काबू पाया। इस घटना में कुछ कार्यकर्ताओं को हल्की चोटें भी आई हैं। तो स्पष्ट ये है कि सरकार अभी यहाँ पर सत्र चला रही है चौकीनगर गैरसैंण में, और हमारे शहीदों का जिन्होंने राज्य की मांग की थी, ये राज्य बनाया था, तो उनका सिर्फ ये था कि राजधानी, स्थायी राजधानी हमारी गैरसैंण में हो। लेकिन 26 साल होने को है, आज तक ये हमेशा छीनने का काम कर रहे हैं। मुख्य चीज तो आप देखिए कि उन्होंने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भी कर रखी है, लेकिन जब ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात है तो अब तक इनका सारा सिस्टम यहाँ आ जाना चाहिए था। मंत्री संतरी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास भी होता। और जो पहाड़ और पहाड़ियत की बात हम पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि ये राज्य ही इस अवधारणा पर बना हुआ था कि एक पिछड़ा क्षेत्र था, तो पिछड़े क्षेत्र को डेवलप करने के लिए जब पिछड़े क्षेत्र के अंतर्गत राजधानी बनती तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज सुधरती। लेकिन इन्होंने सिर्फ सत्र का आयोजन करके यहाँ पे एपिसरी करने का कार्य किया है, वही हमारा विरोध है। और एक सूत्रीय मांग है कि इसे स्थायी राजधानी का अतिशीघ्र घोषणा हमारी उत्तराखंड सरकार करे। तो सुतारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र के निर्मल नगर गांव में इन दिनों किसान में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला गर्मी की धान की पौध की जुताई से जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रशासन की टीम ने गांव में कई खेतों में लगी धान की पौध को जुतवाया है। इसके बाद गांव के किसान काफी नाराज हो गए हैं और उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया। किसानों का यह कहना है कि उन्होंने मेहनत और खर्च करके धान की पौध तैयार की थी, लेकिन प्रशासन ने बिना किसी राहत के उसे जुतवा दिया है। मौके पर पहुंचे सुतारगंज के तहसीलदार हिमांशु जोशी ने कहा कि गर्मी के मौसम में धान की खेती करने के लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेना जरूरी होता है। अगर बिना अनुमति के धान की खेती की जाती है तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
वहीं गांव के किसानों और ग्रामीणों का ये कहना है कि पास में सिडकुल की कई फैक्ट्रियां हैं जहां बड़े बड़े सबमर्सिबल पंप लगे हैं और वहां काफी पानी इस्तेमाल होता है। किसानों का आरोप है कि जब फैक्ट्रियों पर कोई रोक नहीं है तो किसानों पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गांव और आसपास के इलाकों में किसानों के बीच गुस्सा और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। कई दिनों से देख रहा हूँ, अखबार में आ रहा है कि शासनादेश है, जो जमीन में जिस जमीन जो ऊंचा जमीन है ऐसे जमीनों में जो है चाइना धान का जो नर्सरी वो सब नष्ट किया जा रहा है। मैं लगातार ये मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ। आज उसी शासनादेश के कार्रवाई में माननीय हमारे श्रीमान तहसीलदार साहब हमारे निर्मल नगर आए। हमारे एक बहुत ही गरीब गोलक मंडल है उनका नाम राय, गोलक राय, उनके खेत में वो ये सारा निर्मल नगर के जितने एरिया है, जितने जमीन है, सब जमीन जो है नीचा है। उसमें ना कोई दूसरा, ना मक्का हो सकता है, ना दूसरा गेहूं हो सकता है, ना गन्ना हो सकता है, ना दाल हो सकता है। ऐसे जमीनों में जो सिर्फ चाइना धान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। उनकी ओर से 20 कलम धान प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि इससे जलस्तर नीचे जा रहा है। उसी क्रम में निर्मल नगर में कार्रवाई हो रही है और तहसील सिदागंज में बहुत जगह पे कार्रवाई हमने पहले वाले भी कर रखी है। कल्याणपुर में, चिकनघाट में और भी कई जगह पे कार्रवाई हमने करते, लगातार कार्रवाई चल रही है हमारी। और भी कोई जगह पे नर्सरी है जैसे परमिशन वाली है तो स्पष्ट, हाँ, उसमें किसी को आवेदन करना अगर ऐसी जगह है जहाँ जल भराव होता है, जहाँ पर कोई फसल नहीं ले सकती है, तो व्यक्ति किसी विभाग को चाहे हमारे माध्यम से चाहे एसडीएम साहब के माध्यम से आवेदन करेंगे, अपनी जांच की जाएगी, जांच कर परमिशन भी दी जाएगी। परमिशन दी जाएगी तभी लगा सकते हैं, नहीं था उनको हटानी पड़ेगी, स्वयं हटाएंगे या प्रशासन हटाएगा। अल्मोड़ा की शहर की सुरक्षा को लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के एक शिष्टमंडल के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नशिका धोड़के से मुलाकात की है। इस दौरान शहर की सुरक्षा और लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। रेड क्रॉस के पदाधिकारियों ने एसएसपी को बताया कि शहर के कई इलाकों में अभी भी सीसीटीवी कैमरों की कमी है, खासकर सुनसान जगहों, गलियों, बाजारों और बड़े चौराहों पर कैमरे नहीं होने से सुरक्षा पर असर पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि इन जगहों पर जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या फिर घटना पर तुरंत नजर रखी जा सके। इसके साथ ही शिष्टमंडल ने शहर में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। उनका ये कहना था कि शाम और रात के समय कई जगहों पर पुलिस कम दिखाई देती है, जिससे कुछ लोग गलत काम करने की कोशिश करते हैं। अगर गश्त बढ़ेगी तो लोगों को ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी। इस दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद और आपात स्थिति में मिलकर काम करने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की गई। एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के ने सभी सुझावों को ध्यान में सुना है और उसके बाद भरोसा दिलाया कि शहर की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। को समिति की तत्वाधान में नवनियुक्त एसएसपी साहब को मिलना होगा और एसएसपी साहब से रेड क्रॉस समिति द्वारा आग्रह किया गया है कि जो आपके इस पुलिस प्रशासन में जो डियर जो हाई ब्लेड होते हैं उनकी सूची रेड क्रॉस समिति को आप अवगत कराएं, जिससे कभी जरूरत पड़ने पर उन्हें भी हम बुला सकें। और जो नई समस्या थी पूरे नगर की, जो नगर की संदिग्ध गलियां हैं उन गलियों में की कैमरे की व्यवस्था की जाए और एसएसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि जो अति संवेदनशील जो गलियां हैं उन पर कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। ये जब भी कोई हमारे नए एसएसपी आते हैं तो एक कर्सी होती है कि रेड क्रॉस समिति उनसे मुलाकात करती है। इससे पहले बागेश्वर के एसपी थे और जो हमारे बागेश्वर के रेड क्रॉस के लोग हैं जो हमारे परिचित है, तो इन्होंने बागेश्वर में बहुत अच्छा काम किया। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के साहब अल्मोड़ा आए हुए हैं, इनके जो कार्य प्रणाली है उससे अल्मोड़ा की जनता को बड़ा लाभ होगा, रेड क्रॉस को बड़ा लाभ होगा। और हमने इनसे एक जो बात करी उनमें सीपीआर के लिए और अन्य जो भी सहयोग के लिए, बुजुर्गों का सम्मान के लिए या जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके लिए या नशे के लिए, हम सब ने मिलकर काम करने की इच्छा जताई है, जिसमें घोड़के साहब ने भी सहमति जताई है।
और हम चाहते हैं कि रेड क्रॉस जो है पुलिस प्रशासन के साथ मिलके यहाँ की जो आम परेशानियां हैं, चाहे बुजुर्गों की परेशानियां हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे नशा हो, सब मिलजुल कर अल्मोड़ा से इसको दूर भगाएंगे और अल्मोड़ा को एक शांतिप्रिय नगर बनाने की कोशिश करेंगे। तो रुद्रप्रयाग में लोगों की समस्याओं को जल्दी सुनने और उनका हल निकालने के लिए सोमवार को जिला कार्यालय के सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने की। कार्यक्रम में जिले के अलग अलग इलाकों से आए हुए लोगों ने अपनी परेशानी और शिकायत सीधे जिलाधिकारी के सामने रखी। इस दौरान कई विभागों से जुड़े कुल 44 शिकायतें सामने आई हैं। अच्छी बात यह रही कि इनमें से 26 शिकायतों का हल मौके पर ही कर दिया गया है। बाकी शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जनता से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनका हल तय समय में किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले लोगों को भी ये बताया जाए कि उनकी समस्या पर क्या कार्रवाई की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो मामले अभी बाकी हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि शिकायतों के हल में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश है कि आम जनमानस को अपनी समस्याओं को रखने के लिए और सभी अधिकारी उपस्थित रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं ऑन द स्पॉट निस्तारित हो सकें। उसी क्रम में आज जो कि जैसा कि प्रत्येक सोमवार को हम जनता मैन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, आज 44 शिकायतें प्राप्त हुई और हमने 26 शिकायतों को ऑन द स्पॉट निस्तारित किया है। शेष शिकायतें कुछ मांग आधारित हैं, कुछ कोर्ट से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पेड सैंक्शन होने हैं तो वो भी उनमें भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ भूमि संबंधी विवाद हैं, भूमि संबंधी विवाद में भी हमने एसडीएम को निर्देशित किया है। नैनीताल से अच्छी और प्रकृति से जुड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर नारायण नगर के पास वन विभाग पक्षियों के लिए छोटे छोटे जलकुंड बना रहा है। दरअसल हिमालयन बोटेनिकल गार्डन और उसके आसपास का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर कई तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं। गर्मियों के मौसम में कुछ पक्षी दूसरे इलाकों से उड़कर भी यहाँ पर आते हैं, इसलिए ये जगह पक्षी प्रेमियों के लिए काफी ज्यादा खास मानी जाती है। गर्मी बढ़ने से पहले ही वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। जंगल के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे जलकुंड बनाए जा रहे हैं। ये हमारे बॉटनिकल गार्डन एरियाज में आप कभी भी देखेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा कि जगह जगह हम लोगों ने छोटे छोटे पानी के पौध बना रखे हैं। ये एक हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी पहल है और इन छोटे छोटे जल कुंडों में यहाँ पानी पीने के लिए विभिन्न प्रकार के पक्षी बर्ड्स आते हैं। इसके साथ साथ मैमल्स की प्रजातियां घोड़ल काकड़ आप देख सकते हैं यहाँ पानी पीने में आता है और हमने तो लेपर्ड को भी यहाँ पानी पीते हुए देख रखा है। तो वन्य जीवों के लिए हम लोग इसको जो है हमेशा समय समय पर उनको साफ करते रहते पौधों को और स्वच्छ जल उनके लिए हमेशा भर के रखते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ 2 इंडिया पर।